नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है महात्मा बुद्धा कोर्स। दोस्तों आज हमारे साथ आए हैं मिस्टर मिनल बरुआ जी, नमस्कार। मिस्टर सुविलास बरुआ जी। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की, एक ऐसे राजा की जिसके बारे में आपने सुना तो बहुत होगा लेकिन उनकी हिस्ट्री के बारे में शायद आपको नहीं पता होगा। तो मिस्टर मिनल बरुआ जी आज पूरी डिटेल में अच्छे से हमें डिस्क्राइब करेंगे, ब्रीफ से समझाएंगे कि अशोका कौन थे, क्या उनकी हिस्ट्री थी, कैसे वो राजा थे, इसके पीछे की सारी कहानी आज हमें अपनी भाषा में मिस्टर मिनल बरुआ जी बताएंगे। जी मिस्टर मिनल बरुआ जी। नमस्कार। पहले तो मैं आपके सभी व्यूअर्स का स्वागत करता हूं जिन्होंने मेरे इतने अच्छे पहले भी वीडियो डाउनलोड किए और उसको अपलोड किया सारा। तो एक बार मैं स्पेशली अनिल रॉयल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं जो महात्मा बुद्धा कोर्स के नाम से इन्होंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है और मुझे खुशी है कि उनके व्यूअर्स अब बहुत तेज़ी से आगे उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। थैंक यू सर, थैंक यू। तो आज हम सबसे जो बात करेंगे वो द ग्रेट किंग द एम्परर अशोका की बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं शुरुआत जो करना चाहता हूँ, आज हम अशोका बुद्धा विहार में बैठे हुए हैं, ठीक है, अशोका बुद्धा विहार। कभी आप लोगों ने सोचा कि सभी जो बुद्ध विहार पूरी दुनिया में हैं उनके साथ अशोका क्यों लगता है? सभी बुद्ध विहार का नाम अशोका क्यों होता है? जी जी। ज़्यादातर जितने भी बुद्ध विहार होते हैं उनका नाम होता है अशोका बुद्धा विहार। तो इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है जो मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। ऐसा कहा जाता है, ये कोई हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं है, ऐसा कहा जाता है कि जब एक बार महात्मा बुद्ध, भगवान बुद्ध एक बार ना राजगिरी में भिक्षा मांग रहे थे। जी। राजगिरी में भिक्षा मांग रहे थे। ये मैं बात कर रहा हूँ बुद्धा टाइम की, 563 BC और 462 BC के बीच की बात कर रहा हूँ मैं। तो राजगिरी में भिक्षा मांग रहे थे, तब वहाँ मगध के राजा थे अजातशत्रु। अजातशत्रु, ठीक है, उस टाइम मगध के राजा थे अजातशत्रु। तो भिक्षा मांग रहे थे, तो भिक्षा मांगते मांगते वहाँ ना दो बच्चे खेल रहे थे। जब वो भिक्षा मांग रहे थे घर घर जाके, आर्म्स जिसे कहते हैं, आर्म्स उनका होता है कि ऑफरिंग लेते हैं लोगों से, उसे को ग्रहण करते हैं। ये एक प्रोसीजर है बुद्धिज़्म में। तो उनमें से दो बच्चों ने कहा देखो भगवान बुद्ध आए हैं, हमें इनको कुछ देना चाहिए। वो दो बच्चे मिट्टी से खेल रहे थे। तो उनमें से दोनों बच्चे दौड़ के, उनमें से एक बच्चे ने क्या किया था, मिट्टी से जो खेला था उसने मिट्टी उठाई और उनके आलम में डाल दी वो मिट्टी। तो महात्मा बुद्ध ने उनको देखा और मुस्कुराए, कुछ नहीं बोले और हंसे और आगे बढ़ गए अपने जितने भी थे शिष्यों के साथ। उनमें से एक शिष्य आगे जाके पूछा बुद्ध भगवान से कि आप बुद्ध भगवान, आप इस बच्चे ने आपको मिट्टी भिक्षा में दी, आप क्यों मुस्कुराए इस बात पे? कहता, उन्होंने अपने आनंद शिष्य थे उनको कहा, आनंद को, आनंद ये लड़का 100 साल बाद दोबारा जन्म लेगा। ये कथा एक कि ये लड़का 100 साल बाद दोबारा जन्म लेगा और ये चक्रवर्ती सम्राट बनेगा और ये बुद्ध धर्म को सबसे ज़्यादा फैलाएगा और ये बुद्ध धर्म का बहुत बड़ा अनुयायी बनेगा। ओके, मतलब इसके पीछे बहुत बड़े कहानी है। तो आप पूरे 100 साल बाद अशोका का जन्म हुआ 3004 में। 3004 BC, 304 BC में अशोका का जन्म हुआ। और जो भगवान बुद्ध ने निर्वाण अपना शरीर त्याग किया था वो 463 BC में किया था। ठीक है, उसके पूरे 100 साल बाद अशोका का जन्म हुआ 304 में BC में। अब हम अशोका की हिस्ट्री पे चलेंगे। अशोका जो थे वो, उनके पिता का नाम था बिंदुसार। बिंदुसार। मैं थोड़ा सा यहाँ ब्रीफ हिस्ट्री आपको दे देना चाहता हूँ जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब हम इस स्टोरी पे आगे मूव कर रहे हैं तो थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री दे दिया जाए। अशोका जो थे उनके पिता का नाम बिंदुसार थे और बिंदुसार जो थे उनके फादर का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। आपने नाम सुना होगा, चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि मौर्य वंश के संस्थापक थे और उनके गुरु थे, उनके जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे चाणक्य। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जो अशोका थे वो उनके पौत्र थे चंद्रगुप्त मौर्य के। तो बिंदुसार ने मगध के राजा थे, उन्होंने अपने जो सीमाओं को बहुत बढ़ाया, वाज ए किंग। तो उनकी ना रानियाँ बहुत थीं, उन्होंने बहुत सारी शादियाँ की, उनकी रानियाँ बहुत थी बिंदुसार की। तो अशोका जो था उनका जब जन्म हुआ
तो उनके जो ब्रदर थे 101 ब्रदर थे 101 ब्रदर अशोका के, 101 ब्रदर थे। लेकिन एक उस टाइम जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स है जो कहा गया है, ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स मिले श्रीलंका की एक ग्रंथ से मिले हैं। उसमें लिखा गया है जो अशोका थे वो बचपन से ही ना उनकी त्वचा बड़ी खुरदरी थी और देखने में सुंदर नहीं थे। ओके। ये बड़ा मेजर फैक्ट है। अशोका बचपन से ही बड़े खूबसूरत नहीं थे, क्रूप टाइप के थे थोड़े से। हाँ, सुंदर नहीं थे। हाँ, तो शुरू से ही जो राजा बिंदुसार थे उनको अशोका पसंद ही नहीं थे, वो उनको लाइक ही नहीं करते थे अशोका। तो इसी वजह से अशोका दूसरे ब्रदर से आइसोलेटेड रहे थोड़ा सा। लेकिन हाँ, क्योंकि वो राजपुत्र थे, उनको हर तरह की सैनिक ट्रेनिंग सब कुछ मिला उनको, जो एक राजा को मिलनी चाहिए। हर तरह की ट्रेनिंग सब कुछ उन्होंने ग्रहण किया, जैसे भी योद्धाओं को दी जाती है ट्रेनिंग, राजकुमारों को दी जाती है ट्रेनिंग। तो ऐसी जब सब राजा 101 उनके जो भाई थे, 101 भाई थे, जो कजन्स कह सकते हो आप, Cousins। ठीक है ना, जितने कज़न थे वो सब तैयार हो गए। तो ऐसा होता था जितने भी राजा महाराजा जो थे वो, जैसे बिंदुसार राजा था तो उन्होंने नियुक्त करना था अपना उत्तराधिकारी, ठीक है ना। हर एक बंदा अपना जो है कि नेक्स्ट राजा कौन बनेगा तो उसको नियुक्त करता था, ठीक है। तो सभी जा रहे थे, सारे 101 जो राजकुमार थे वो आगे अखाड़े में, वहाँ जहाँ उनका प्रदर्शन करना था, अपना शक्ति प्रदर्शन, कौन कितना कॉम्पिटेंट है, कितना वैलोर है, कितना डायनेमिक्स है कितने में, ठीक है ना। सबने अपना प्रदर्शन करना था वहाँ। तो उसी के हिसाब से उधर डिसाइड होना था कि कौन उत्तराधिकारी बनेगा बिंदुसार का, ठीक है। तो सभी इकट्ठे हुए, तो वहाँ अशोक भी पहुँच गए। उन्होंने पूरा अपना शक्ति प्रदर्शन किया। ही वॉज ए वेरी ट्रेंड पर्सन, उनमें कैपेबिलिटीज़ बहुत थी और बहुत ज़बरदस्त योद्धा थे वो जो अशोका थे। ही वॉज ए वेरी, हाँ। और सेकंड थिंग उनमें एक और चीज़ थी, ही वॉज आल्सो वॉयलेंट, थोड़े वॉयलेंट भी थे वो बाय नेचर, एग्रेसिव थे, वॉयलेंट थे। तो उन्होंने प्रदर्शन किया और वहाँ सभी को ये लग गया कि यार अशोका ही बनेंगे नेक्स्ट। लेकिन बिंदुसार अंदर से इसके लिए तैयार नहीं थे, हाँ, क्योंकि वो चाहते थे कि उनका सबसे ज्येष्ठ पुत्र जो सुशीमा है वही राजा बने। अच्छा। हाँ, यह एक पॉलिटिकल चल रहा था कि वो चाहते, जबकि सभी जानते थे सुशीमा था वो इतना कॉम्पिटेंट नहीं था, लेकिन क्योंकि बिंदुसार का वो फेवरेट था, वो चाहते थे कि सुशीमा ही राजा बने। तो उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने, चलो ठीक है, ये फंक्शन पूरा हो गया। तो उसके बाद इन्होंने अपने पुत्र को बुलाया, अशोक को, बिंदुसार ने। उन्होंने कहा भाई अशोक, ऐसा है कि कुछ विद्रोह हो रहा तक्षशिला में। तक्षशिला मॉडर्न इंडिया के हिसाब से उज्जैन, मध्य प्रदेश को कहते हैं। मध्य प्रदेश में एक सिटी है उज्जैन, उसका उस जमाने में नाम था तक्षशिला। तो उन्होंने कहा अशोक आपको जाना पड़ेगा, अपने सेना को लेकर तक्षशिला का विद्रोह को दबाया जाए। तो अशोक ने कहा बिल्कुल महाराज। उन्होंने अपनी सेना ली और तक्षशिला पहुंच गए वो सेना। वहाँ उन्होंने ज़्यादा युद्ध करना नहीं पड़ा, लोगों ने सरेंडर कर दिया तक्षशिला के, तो वो वहाँ के सेनापति बन गए तक्षशिला के। और राजा ने भी उनको वहाँ का वायसराय टाइप बना दिया, कमांडर इन चीफ, और उनको तक्षशिला उज्जैन में बिठा दिया। और उस टाइम अशोका की उम्र थी 18 साल, ठीक है। और सुषमा को उन्होंने पाटलिपुत्र में रखा, जो उस टाइम मगध की राजधानी थी। पाटलिपुत्र जो थी मगध की राजधानी थी, क्योंकि वो चाहते थे कि, क्योंकि बुजुर्ग हो रहे थे बिंदुसार, वो चाहते थे कि मैं जल्दी से जल्दी राजा बना दूं, सुषमा को राजा बना दूं। इसमें एक फैक्ट और है कि ये हिस्टोरिकल कहा गया कि अशोक के 101 ब्रदर थे, उन्होंने 99 ब्रदर्स को मार दिया। हाँ, ये भी सुनने में आया था। लेकिन इसका कोई हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं है, और इसलिए हम इस पे चर्चा ना करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि जो हिस्टोरिकल फैक्ट हमें मालूम ही नहीं है। ये कहा गया है, सूद सेइंग है, हाँ, कोई सुनी बात है, शायद कुछ हुआ हो, क्योंकि वो बने तो थे राजा। तो ये हम इस चीज़ को ना छेड़े तो ज़्यादा बेटर है। तो उसमें क्या था, एक उनके प्राइम मिनिस्टर जो थे उस टाइम बिंदुसार के, वो थे राधा गुप्ता, वो प्राइम मिनिस्टर थे। एंड वो जानते थे कि अशोका में सारी कैपेबिलिटीज़ हैं, उसमें सारी योग्यताएं हैं राजा बनने की। वो एक सेनापति भी है, एक गुड एडमिनिस्ट्रेटर भी है, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात है, ही इज ए वेरी गुड फाइटर, ठीक है ना। और राधा गुप्ता के बारे में कहा जाता है कि वो चाणक्य के पोते थे। तो राधा गुप्ता उनको बड़ा सपोर्ट करते थे। तो एक बार क्या हुआ कि अशोका वापस तक्षशिला से वापस आ गए, तो अपने यहाँ ठहरे हुए थे क्योंकि वो पसंद नहीं करते थे। तो उन्होंने क्या किया,
अपने सुषमा को सेना देके बोला, फिर वहाँ विद्रोह हो गया दोबारा तक्षशिला में, क्योंकि वहाँ राजाओं का बहुत बड़ा राज्य होता था, तो छोटी मोटी घटनाएं घटती रहती थी। तो ये जो बच्चे थे ये अलग अलग जगह पे जाकर ना जो विद्रोह था उनको शांत करते थे अपनी सेना ले जाके। सुषमा को उन्होंने भेज दिया उज्जैन पे, तक्षशिला पे विद्रोह को काबू करने के लिए। तो अशोका वहीं पाटलिपुत्र में ही थे। तो इन बिटवीन क्या हुआ कि बिंदुसार की तबीयत खराब हो गई। हाँ, तो उनको डर लगा। अशोका ने इनको जाके बोल दिया कि अगला राजा तो मैं ही बनूंगा, बिंदुसार को। और बिंदुसार इस चीज के लिए तैयार नहीं हुए। तो उन्होंने फटाफट राधा गुप्ता को बुलाया, जो कि उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे, उनके कोर्ट में प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने राधा गुप्ता को आदेश दिया कि सुषमा को जल्दी से जल्दी तक्षशिला से बुलाया जाए। इसमें क्या हुआ कि राधा गुप्ता अशोक को सपोर्ट करता था, ठीक है। उन्होंने क्या किया, मैसेज पहुंचाने में डिले कर दिया, ठीक है ना। हाँ, उन्होंने डिले कर दिया और इन बिटवीन बिंदुसार की तबीयत खराब होने लगी। हाँ, तो जब तक उनको मैसेज मिला तब तक बिंदुसार का देहांत हो गया और इधर राधा गुप्ता ने अशोका को राजा घोषित कर दिया। अब सुषमा को एक खबर मिल गई वहाँ कि ऐसा ऐसा हो गया। तो उन्होंने क्या किया, मैं अटैक कर दिया पाटलिपुत्र पे। अच्छा। हाँ, तो अपनी सेना के साथ पाटलिपुत्र में अटैक कर दिया। तो वहाँ उनके जो जब उन्होंने एंटर्स किया, वहाँ लड़ाई हुई, काफ़ी फियर्स फाइट हुई दोनों भाइयों के बीच। तो उसमें उनको देहांत हो गया, जो सुषमा का था देहांत हो गया। तो इस तरह से जो अशोक थे वो राजा बन गए। अशोका ने अपने राज्य को इतना फैलाया कि उनका राज्य एक तरफ तो बांग्लादेश बर्मा तक पहुंच गया, ईस्ट की तरफ। दूसरी तरफ उनका राज्य अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, सेंट्रल एशिया और इधर ईरान तक पहुंच गया। इतना फैला दिया उन्होंने राज्य। और उन्होंने दूसरी तरफ क्या किया, साउथ के सारे जीत लिए, जितने राज्य थे साउथ में। चोल वंश था, उनको भी हरा दिया उन्होंने। तमिलनाडु में थे चोल वंश ना, सारा उन्होंने साउथ इंडिया भी कवर कर लिया। अब उनके लिए एक तो अशोका था कि वो बहुत तेजी से प्लानिंग करता था और बहुत तेजी से फाइट करता था। उसकी जो फोर्स थी जब भी अटैक करती थी बहुत तेजी से अटैक करती थी, जिसमें उसका जीत का बहुत बड़ा हाथ होता था अशोक का। और दूसरा, जब उनका फाइटिंग का जो स्किल था वो ये था कि जब वो अटैक करते थे तो वो बहुत बुरी तरह से अटैक करते थे, पूरे जिस पे अटैक किया उसका पूरे खत्म कर देते थे। इतना फियर्स अटैक होता था। तो उनका एक दहशत भी थी अशोक की उस टाइम, क्योंकि पूरे इंडिया में राज किया उसने। वहां पे एक राज्य था कलिंगा, जो कि उड़ीसा था उस टाइम, आज का उड़ीसा, कलिंगा राज। कलिंग राज के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। वहां के थे राजा नंदराज थे। कलिंगा उड़ीसा में होने की वजह से समुद्र के किनारे बसा हुआ था, जो कि बंगाल की खाड़ी के साथ था। इसकी वजह से सारा व्यापार वहां से होता था, तो देश का सारा। इसलिए कलिंगा जो था बहुत समृद्ध देश था, उस टाइम बहुत डेवलप था, क्योंकि वहां व्यापार होता था। वहां के जो लोग थे वो प्रोस्पेरस थे। और सबसे बड़ी बात क्वालिटी कलिंगा में ये थी कि वहां का जो नागरिक था बहुत ही पेट्रोलिज्म से भरा हुआ था, देशभक्त था। वहां का बच्चा भी कलिंगा के लिए लड़ने के लिए तैयार रहता था। तो इसी वजह से मौर्य वंश का चंद्रगुप्त से लेके अशोका तक कोई उस पर कब्जा नहीं कर पाया था। कलिंगा पे कलिंगा बहुत समझ, उससे डरते थे क्योंकि वो बहुत जबरदस्त फाइट करता था। तो ये अशोका के दिल में था कि मैंने पूरी देश को जीत लिया। एक कलिंगा उसको खटकता था शुरू से, तो वो किसी भी हालत में कलिंगा को जीतना चाहता था। तो उसने एक बड़ी अपनी फोर्स तैयार करी अशोका ने, और तैयार किया कि कलिंगा को तो मैंने हराना ही है जो भी हो जाए। और इसकी फोर्स में काफ़ी पैदल सेना थी, 6 लाख के करीब थी। और इसकी कैवलरी जो घुड़सवार थे बड़े ज़बरदस्त थे, और हाथी का एक पूरा विंग था इसके पास। तो उसने फुल फोर्स के साथ कलिंगा पे अटैक कर दिया। और ये अटैक जो था काफ़ी लंबा चला, कलिंगा का अटैक। ये लड़ाई इतनी ज़बरदस्त और इतनी खतरनाक थी, इसके बारे में हिस्ट्री में लिखा हुआ है कि इतनी फियर्स और भयानक लड़ाई कभी नहीं हुई, जिसमें बच्चों को भी नहीं छोड़ा, औरतों को भी नहीं छोड़ा, छोटे छोटे बच्चों को सबको काट डाला। मतलब कि बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे ये युद्ध हुआ था। बहुत ज़बरदस्त युद्ध हुआ था। कहते हैं कि जो स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है
की जो मिट्टी थी वो इंसान के खून और जो उनका मांस था ना उसमें लिपट के कीचड़ जैसी हो गई थी। इतनी जबरदस्त लड़ाई हुई थी वो, जो क्लिंग की लड़ाई थी, जिसमें उस वक्त 1 लाख दोनों तरफ के सोल्जर मर गए थे और 1.5 लाख सिविलियन मर गए थे। 2.5 लाख लोग मरे थे उस कलिंगा के युद्ध में, उस टाइम में। आप इमेजिन करो आज के दिन में कि वो कितनी भयानक और खतरनाक लड़ाई रही होगी, जिसमें जमीन दिख ही नहीं रही थी, सिर्फ ब्लड और मांस के टुकड़े दिख रहे थे। जब अशोक ने देखा एक बार तो अशोक के हाथ से तलवार छूट गई। मतलब इस युद्ध के बाद उनका हृदय परिवर्तन भी हुआ। यस, ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा था और ये हिस्ट्री में गवाह कि इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन किसी इंडिविजुअल का आज तक नहीं हुआ जो उस टाइम अशोका का हुआ। कहाँ एक तरफ जबरदस्त राजा, वेल राजा, डायनेमिक, फियर्स बैटल करने वाला, और कहाँ कन्वर्जन, एक अनुयायी बौद्ध अनुयायी बन जाना, ठीक है ना, एक मैसेंजर ऑफ पीस और कंपैशन बन जाना, और सारे बॉर्डर धर्म के लिए लड़ना, और उसके बाद कोई लड़ाई नहीं लड़ना, पूरा चेंज आना और दानवीर बन जाना। इतना चेंज कभी किसी राजा में नहीं आया वो सर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से पसंद आई होगी, और मिनल जी ने बहुत अच्छे से ब्रीफ से आप लोगों को सम्राट अशोक के बारे में अच्छे से जानकारी दी है, ब्रीफ से समझाया और बताया कि कैसा वो राजा था, क्या क्या उनके अंदर गुण थे, क्या उनकी हिस्ट्री थी, पूरे कैसे वो बौद्ध धर्म को उन्होंने फैलाया, वो सारी चीज़ें बताने की मिनल जी ने बहुत आसान शब्दों में कोशिश की है। और ये आपको आज पता लग गया होगा कि हर मंदिर में अशोक विहार क्यों लिखा जाता है, हर देश में बौद्ध धर्म के जितने भी मंदिर अशोका बुद्ध विहार क्यों लिखा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, हर अपने उस दोस्त के पास शेयर कीजिए जो कि बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी लेना चाहता है, अशोक के बारे में जानकारी लेना चाहता है। तो दोस्तों थैंक यू सो मच मिनल जी, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी, आपने हमें टाइम दिया।